ब्रिटेन के राजवंश की चमकदार दुनिया में एक युवा राजकुमारी एलेनोर की कहानी शुरू होती है, जो दिखने में भले ही आत्मविश्वासी और बेफिक्र लगती हो, लेकिन अंदर से वह कई मानसिक द्वंद्वों और असुरक्षाओं से जूझ रही होती है। उसके पिता किंग साइमन एक आदर्शवादी राजा हैं, जो राजशाही को आधुनिक और नैतिक बनाना चाहते हैं, परंतु उनका यह सपना रॉयल परिवार के पारंपरिक और राजनीतिक हितों से टकराता है। राजकुमार लियाम, साइमन का छोटा बेटा, हमेशा से ही अपने बड़े भाई रॉबर्ट की छाया में रहा है, जो युद्ध में लापता हो चुका है। रॉबर्ट की मृत्यु की अनिश्चितता पूरे परिवार को एक अस्थिर स्थिति में डाल देती है। लियाम को अचानक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है और अब उसे एक नई जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है, जिसे वह समझना और निभाना चाहता है। रानी हेलेना, जो बाहर से कठोर और रणनीतिक दिखती हैं, भीतर से एक मां है जो अपने बच्चों की सुरक्षा और राजवंश की प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा करना चाहती हैं। लेकिन उन्हें सबसे अधिक चुनौती मिलती है राजमहल के भीतर फैले षड्यंत्रों से, जिनमें उसका अपना भाई साइरस भी शामिल है। राजकुमारी एलेनोर अपने प्रेमी जास्पर के साथ एक जटिल रिश्ते में है, जो एक सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद महल की सत्ता के करीब आना चाहता है। वहीं लियाम की मुलाकात ओपेलिया नाम की एक सामान्य लड़की से होती है, जिससे वह प्यार करने लगता है, लेकिन उनका रिश्ता महल के प्रोटोकॉल, मीडिया और षड्यंत्रों से घिरा हुआ है। राजमहल में एक गुप्त समूह सक्रिय है, जो चाहता है कि राजशाही अपनी पारंपरिक शक्ति में बनी रहे। किंग साइमन की योजनाओं से वे असंतुष्ट हैं और उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं। इस सब के बीच साइमन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, विशेषकर जब वह देखते हैं कि साइरस और उसके समर्थक धीरे धीरे सत्ता पर पकड़ मजबूत कर रहे हैं। राजशाही की दुनिया में बाहर की चमक और भीतर की साजिशें गहराई से उलझी हुई हैं। हर चेहरा एक मुखौटा है और हर मुस्कान के पीछे कोई चाल छिपी है। एलेनोर, हेलेना और साइमन सभी को अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों के साथ साथ पारिवारिक और राजनीतिक संकटों का भी सामना करना पड़ रहा है। किंग साइमन को एक जानलेवा हमले का सामना करना पड़ता है, जिससे पूरा राजमहल हिल जाता है। सभी को संदेह है कि यह हमला साइरस ने करवाया है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। अब एलेनोर और लियाम के सामने न केवल अपने पिता को बचाने की चुनौती है, बल्कि उस सच्चाई को उजागर करने की भी, जो इस सुनहरी दुनिया के पीछे छुपी है। किंग साइमन पर हुए हमले के बाद पूरे राष्ट्र में हलचल मच जाती है। जनता के बीच असंतोष और डर की भावना फैलती है और मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। महल में अंदरूनी तनाव अपने चरम पर है और रानी हेलेना को राजकार्य की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ती है। वह जानती है कि सत्ता की यह अस्थायी पकड़ उन्हें स्थायी रूप से मजबूत कर सकती है, यदि वे सही निर्णय लें। लियाम अपने पिता के घायल होने से गहरे दुख में है, लेकिन वह जानता है कि यह समय भावनाओं में बहने का नहीं, बल्कि नेतृत्व दिखाने का है। वह संसद और मंत्रियों के सामने पहली बार खड़ा होता है और एक आश्वासन देता है कि राजशाही कमजोर नहीं हुई है, बल्कि यह संकट उन्हें और मजबूत बनाएगा। उसकी यह दृढ़ता कई बुजुर्ग नेताओं को प्रभावित करती है, लेकिन साइरस और उसके गुट को यह नागवार गुजरता है। एलेनोर अपने पिता के बिस्तर के पास समय बिताती है और अपने जीवन की गलतियों और भय को समझने लगती है। वह तय करती है कि अब वह केवल एक पार्टी गर्ल नहीं रहेगी, बल्कि अपने परिवार के लिए कुछ वास्तविक और स्थायी करना शुरू करेगी। वह अपनी मां के साथ पहली बार राजनीतिक रणनीतियों में शामिल होती है, जिससे हेलेना को भी यह महसूस होता है कि एलेनोर अब एक परिपक्व राजकुमारी बन रही है। इस बीच साइरस अपने अगले कदम की योजना बनाता है। उसे पता है कि वह खुलकर सामने नहीं आ सकता, इसलिए वह भीतर ही भीतर विश्वास पात्रों को अपने पक्ष में करता है। वह महल के सुरक्षा प्रमुख को रिश्वत देता है और कुछ राजसी सलाहकारों को अपने दबाव में लाता है। वह चाहता है कि अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाए, ताकि लियाम के सामने एक और बाधा खड़ी की जा सके। ओपेलिया को लियाम से दूर करने की साजिश भी इसी योजना का हिस्सा है। साइरस द्वारा प्रायोजित कुछ लोग ओपेलिया के अतीत की गहराई से खुदाई करते हैं और कुछ ऐसा उजागर करते हैं जिसे मीडिया में लीक किया जा सकता है। यह लीक लियाम की छवि को भी धूमिल कर सकती है, लेकिन ओपेलिया जो सच्चे प्यार में है, लियाम से दूर नहीं जाती, बल्कि उसका सामना करती है और उसे बताती है कि वह हर स्थिति में उसके साथ है। यह लियाम को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है।
रॉबर्ट के बारे में एक अजीब खबर आती है कि शायद वह जीवित हो सकता है। एक सैनिक जो हाल ही में युद्ध से लौटा है, दावा करता है कि उसने किसी को रॉबर्ट जैसा देखा था। यह खबर पूरे परिवार को एक बार फिर उलझन में डाल देती है। हेलेना इस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन लियाम और एलेनोर की उम्मीदें जागती हैं। वे तय करते हैं कि सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। किंग साइमन को होश आता है, लेकिन वह बोलने और चलने में अक्षम होते हैं। उनकी आंखों में छिपा हुआ डर और संकेत यह बताते हैं कि उन्हें अपने हमलावर की पहचान है, परंतु उनकी यह बेबसी अब उन्हें एक ऐसे मोहरे में बदल देती है जिसे हर पक्ष अपनी चाल में इस्तेमाल करना चाहता है। साइमन के अक्षम होने के बाद महल में अधिकार और निर्णय की शक्ति रानी हेलेना के पास आती है। हेलेना अब पूरी तरह से सक्रिय होती हैं और संसद में राजा की ओर से बोलना शुरू करती हैं। वह पहले से कहीं अधिक सावधान है, क्योंकि उन्हें पता है कि साइरस की महत्वाकांक्षाएं अब और स्पष्ट हो चुकी हैं। वह उस हर मीटिंग में साइरस को नजरअंदाज करती हैं, जिससे साइरस की नाराजगी और बढ़ जाती है। लियाम एक गुप्त जांच टीम गठित करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमले के पीछे किसका हाथ था। इस टीम का नेतृत्व करता है सेवानिवृत्त सेना अधिकारी ब्रिगेडियर हडसन, जो राजा का पुराना विश्वासी है। हडसन को महल के कर्मचारियों और सुरक्षा विभाग से बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन हर सूचना एक जाल जैसी प्रतीत होती है। सच्चाई के करीब पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। एलेनोर, जो अब महल की अंदरूनी राजनीति में हिस्सा लेने लगी है, अपने पिता की पुरानी डायरियों को पढ़ती है। इन डायरियों से उसे पता चलता है कि साइमन पहले से ही किसी संभावित खतरे की आशंका कर रहे थे और उन्होंने कुछ अहम दस्तावेज एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिए थे। एलेनोर उन दस्तावेजों की खोज शुरू करती है और उसे एक पुरानी तिजोरी में कुछ गोपनीय फाइलें मिलती हैं, जिनमें साइरस और उसके समर्थकों के संदिग्ध लेन-देन का उल्लेख होता है। इधर ओपेलिया के चरित्र पर सवाल उठाने वाली रिपोर्ट मीडिया में लीक होती है, जिससे लियाम को संसद में अपमान का सामना करना पड़ता है। वह ओपेलिया का सार्वजनिक समर्थन करता है और मीडिया को आक्रामक रूप से जवाब देता है, जिससे उसकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है। लेकिन हेलेना इस कदम को रणनीतिक रूप से जोखिम भरा मानती हैं और लियाम को चेतावनी देती हैं कि निजी भावनाएं कभी-कभी सार्वजनिक भूमिका को कमजोर कर सकती हैं। साइरस अब अधिक आक्रामक हो जाता है। वह अपने कुछ वफादारों को खुले तौर पर उकसाता है कि वे हेलेना की भूमिका पर सवाल उठाएं और राजा के उत्तराधिकारी के चुनाव की मांग करें। संसद में एक आपात सत्र बुलाया जाता है, आता है, जिसमें यह तय किया जाना है कि क्या लियाम राजा घोषित होगा या नहीं। इस सत्र से ठीक पहले साइरस कुछ सांसदों को धमकी और पैसे दोनों का इस्तेमाल कर अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। सत्र के दिन हेलेना एक प्रभावशाली भाषण देती हैं और लियाम के गुणों और सेवा को सामने रखती हैं। लियाम अपने भाषण में राष्ट्र को एकता, ईमानदारी और पारदर्शिता का वादा करता है। मतदान होता है और लियाम को बहुत कम अंतर से समर्थन मिल जाता है। वह आधिकारिक तौर पर क्राउन प्रिंस घोषित हो जाता है। भाग के अंत में हडसन को एक अज्ञात स्रोत से एक वीडियो क्लिप मिलता है, जिसमें साइरस और एक विदेशी एजेंट के बीच एक गुप्त बैठक दिखाई देती है। यह क्लिप साइरस की साजिशों का सबसे बड़ा प्रमाण बन सकती है। लेकिन यह केवल शुरुआत है एक और गहरे रहस्य की, जो अब सामने आने वाला है। हडसन को प्राप्त हुई वीडियो क्लिप को लेकर महल में गुप्त रूप से कई मीटिंग्स होती हैं। हेलेना, लियाम और एलेनोर इसे देखकर सन्न रह जाते हैं। साइरस की विदेशी एजेंट से हुई बातचीत से साफ है कि वह न केवल सत्ता पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रहा है। परंतु यह क्लिप कानूनी रूप से सबूत मानी जाए, इसके लिए जांच और पुष्टि आवश्यक है। एलेनोर अपनी भूमिका को और सक्रिय बनाते हुए रॉयल आर्काइव्स में जाती है और पुराने दस्तावेजों से साइरस के विदेशी संपर्कों के और प्रमाण खोजती है। उसे पता चलता है कि साइरस वर्षों से कई गुप्त लेन-देन में शामिल रहा है और उसके संपर्क कुछ कालेधन नेटवर्क से भी हैं। एलेनोर यह सब हेलेना के सामने रखती है, जिससे हेलेना का संदेह पूर्ण विश्वास में बदल जाता है। लियाम अब एक रणनीति बनाता है कि साइरस को बेनकाब करने के लिए एक खुली सुनवाई की मांग की जाए, जिसमें संसद और मीडिया दोनों उपस्थित हों। इस रणनीति में जोखिम है, क्योंकि यदि साइरस को पहले ही पता लग गया तो वह सबूत नष्ट कर सकता है। लेकिन हेलेना सहमत होती है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे सच्चाई जनता के सामने लाई जा सकती है।
दूसरी ओर ओपेलिया अपने कॉलेज में वापस जाती है, लेकिन उसे वहां भी कई तरह के मानसिक दबाव और मीडिया से सवालों का सामना करना पड़ता है। वह अब खुद को केवल लियाम की प्रेमिका नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र विचार रखने वाली महिला के रूप में स्थापित करना चाहती है। उसकी दृढ़ता और साहस लियाम को और प्रेरित करता है। महल में साइरस अब पूरी तरह से सतर्क है। उसे जानकारी मिलती है कि कोई उसकी योजनाओं को उजागर करने वाला है। वह अपने गुट में छिपे गद्दारों को खोजता है और कई कर्मचारियों को बर्खास्त करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि सबसे बड़ा वार उससे परिवार के भीतर से मिलने वाला है। एलेनोर जास्पर से मिलने जाती है, जो अब भी उससे प्रेम करता है। वह जास्पर से मदद मांगती है, क्योंकि उसे महल के कुछ बंद क्षेत्रों में प्रवेश करना है जहां उसके पास नहीं है। जास्पर, जो अब भी सच्चा है, उसे मदद देने को तैयार होता है, लेकिन एक शर्त पर। उसे फिर से एलेनोर के जीवन में स्थान चाहिए। यह शर्त एलेनोर को उलझन में डाल देती है। वह केवल इतना कहती है कि सच्चाई सामने आने के बाद सब कुछ तय होगा। संसद की खुली सुनवाई की तिथि तय होती है। इससे पहले एलेनोर लियाम और हेलेना हडसन के साथ मिलकर क्लिप को जांच के लिए एक गुप्त लैब में भेजते हैं, जहां उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हो जाती है। यह एक निर्णायक क्षण है। भाग के अंत में संसद के मंच पर साइरस अपने गुट के साथ उपस्थित होता है, पूरी तैयारी के साथ कि वह लियाम और हेलेना को झूठा साबित करेगा। लेकिन जब क्लिप सार्वजनिक रूप से चलाई जाती है और उस पर एजेंट की पहचान स्पष्ट होती है, तो पूरा सदन स्तब्ध रह जाता है। साइरस पहली बार भयभीत नजर आता है। पर कहानी यही नहीं रुकती। वीडियो के अंत में एक और चेहरा दिखता है, रॉबर्ट। क्या वह जीवित है? और यदि हाँ, पाई हो कहा ना, तो वह साइरस के साथ क्यों है? यह प्रश्न अब पूरे राजवंश को एक नई दिशा में ले जाता है। रॉबर्ट के जीवित होने की पुष्टि के बाद महल में हलचल और भी तीव्र हो जाती है। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैलती है कि उत्तराधिकारी रॉबर्ट जीवित हैं और संभवतः साइरस के साथ जुड़े हुए हैं। लियाम और हेलेना के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब राजवंश की उत्तराधिकारी गद्दी को लेकर नई बहस शुरू होगी और जनता के बीच दो गुट बन सकते हैं। हेलेना तुरंत एक उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाती हैं, जिसमें सेना, खुफिया एजेंसियों और संसद के वरिष्ठ सदस्य शामिल होते हैं। वह इस बात को स्पष्ट करती हैं कि यदि रॉबर्ट जीवित है तो उन्हें जल्द से जल्द सामने लाया जाए, लेकिन यदि वह किसी षड्यंत्र में शामिल हैं, तो यह देशद्रोह के अंतर्गत आएगा। लियाम, जो रॉबर्ट से बेहद प्रेम करता था, अब उलझन में है। वह समझ नहीं पा रहा कि रॉबर्ट ने ऐसा क्यों किया होगा। वह चाहता है कि सच्चाई सामने आए, लेकिन उसके दिल में एक भाई होने का दर्द भी है। वहीं एलेनोर, जो रॉबर्ट से हमेशा भिड़ती रही थी, अब सच्चाई उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जांच में यह खुलासा होता है कि रॉबर्ट ने युद्ध के दौरान खुद को मरा हुआ घोषित करवा दिया था, ताकि वह साइरस के साथ मिलकर सत्ता की एक वैकल्पिक योजना बना सके। उसके इरादे शायद शुरू में सही थे। वह राजशाही में बदलाव लाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि साइमन और हेलेना बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। पर समय के साथ उसकी सोच विकृत होती चली गई और साइरस की महत्वाकांक्षाओं में वह फंस गया। साइरस अब खुलकर नहीं बोल रहा है। वह अपने वकीलों और कुछ वफादार सलाहकारों के माध्यम से बचाव कर रहा है। वह दावा करता है कि वह केवल रॉबर्ट की वापसी सुनिश्चित करना चाहता था और उसने कोई राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं किया है। लेकिन उसकी यह सफाई किसी को भी संतोषजनक नहीं लगती। महल के भीतर विश्वास और अविश्वास का ऐसा माहौल बन जाता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे की नीयत पर शक करने लगता है। पुराने नौकर, सुरक्षा अधिकारी और यहाँ तक कि सलाहकार भी जांच के घेरे में आते हैं। ओपेलिया इस पूरे समय लियाम का सहारा बनी रहती है। वह उसे भावनात्मक रूप से संभालती है और समझाती है कि यह समय जल्दबाजी का नहीं है। लियाम को अपने निर्णयों में संयम रखना होगा, ताकि वह सच्चे राजा के रूप में पहचाना जाए। लियाम उसकी बातों से प्रेरित होता है और धीरे धीरे वह खुद को एक नेता की भूमिका में ढालता है। एक गुप्त गवाह सामने आता है, एक सैनिक जो युद्ध के दौरान रॉबर्ट के साथ था। वह बताता है कि रॉबर्ट ने युद्ध के एक मोड़ पर कहा था कि अब मैं अपनी मौत का उपयोग करूंगा अपने पुनर्जन्म के लिए। यह बयान सबको चौंका देता है, क्योंकि यह दिखाता है कि रॉबर्ट की योजना पहले से ही तैयार थी। हेलेना यह तय करती हैं कि रॉबर्ट को खुलेआम आमंत्रित किया जाए, ताकि वह अपने फैसलों का जवाब दे सके। एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी होती है, जिसमें रॉबर्ट को आमंत्रित किया जाता है।
देश की निगाहें अब इस क्षण पर टिक जाती हैं। रॉबर्ट रॉबर्ट सुरक्षा घेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और एक लंबा बयान देता है। वह कहता है कि उसने जो किया वह एक सुधार के लिए किया, लेकिन वह स्वीकार करता है कि साइरस की महत्वाकांक्षा ने उसे भ्रमित कर दिया। वह अपने अपराधों की जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है, लेकिन साथ ही वह यह भी कहता है कि राजशाही को पुनर्संरचना की जरूरत है। संसद यह तय करती है कि रॉबर्ट को क्षमा नहीं दी जा सकती, लेकिन उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उससे देश निकाला दिया जाएगा। साइरस पर मुकदमा चलेगा और उसे राज परिवार से निष्कासित किया जाएगा। अब राजवंश को नए सिरे से एकजुट होने का समय है, लेकिन इसके लिए लियाम और एलेनोर को कई पुराने घावों को भूलना होगा। महल में धीरे धीरे स्थिरता लौटने लगती है, लेकिन जो दरारें बनी हैं वे अब भी भरने की प्रतीक्षा कर रही हैं। रॉबर्ट और साइरस की साजिश उजागर होने के बाद पूरे महल में एक बदलाव की लहर चल पड़ती है। साइरस को औपचारिक रूप से देशद्रोही घोषित किया जाता है और उस पर मुकदमा शुरू होता है। रॉबर्ट, जो देश निकाला भुगत रहा है, एक पत्र भेजता है जिसमें वह माफी मांगता है और उम्मीद करता है कि उसका परिवार उसे भविष्य में एक बार फिर स्वीकार करेगा। अब लियाम को उत्तराधिकारी के रूप में औपचारिक रूप से राजा घोषित किया जाता है। इस अवसर पर एक भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश के कई प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे लियाम के भीतर एक भारी जिम्मेदारी और चिंता छिपी होती है। क्या वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा? राजा बनने के बाद लियाम सबसे पहले महल के प्रशासन में पारदर्शिता लाने की योजना बनाता है। वह एक सार्वजनिक संवाद प्रणाली शुरू करता है, जिसमें जनता सीधे राजघराने से सवाल कर सकती है। यह कदम देश में बहुत सराहा जाता है, लेकिन महल के कुछ पुराने अधिकारी इसे असहजता की नजर से देखते हैं। एलेनोर अब सामाजिक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक नई संस्था की स्थापना करती है। उसका लक्ष्य है कि राजघराने की शक्ति केवल प्रशासनिक न रहकर सामाजिक संवेदनशीलता में भी योगदान दे। वह महल के भीतर काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भी एक नई नीति लागू करवाती है। हेलेना, जिनका राजनीति में अनुभव विशाल है, अब पर्दे के पीछे रहकर मार्गदर्शन करती हैं। वह लियाम को सलाह देती हैं कि सत्ता को कभी निजी स्वार्थ का माध्यम न बनाए, बल्कि इसे एक सेवा का माध्यम माने। हेलेना का प्रभाव महल के हर निर्णय में परिलक्षित होता है। ओपेलिया अब लियाम के साथ सार्वजनिक रूप से दिखने लगती है और मीडिया में उनके रिश्ते की सराहना की जाती है, लेकिन वह अब भी विवाह को लेकर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वह चाहती है कि वह अपने कैरियर और पहचान को बनाए रखे। लियाम उसका यह निर्णय समझता है और दोनों इस रिश्ते को समय के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। महल में कुछ पुराने सलाहकार धीरे धीरे सक्रिय होने लगते हैं। वे अब नई व्यवस्था में खुद को अप्रासंगिक महसूस करते हैं। उनमें से एक, लॉर्ड वेस्टवुड, गुप्त रूप से कुछ पत्रकारों से मिलकर लियाम के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना शुरू करता है। उसका उद्देश्य है कि लियाम की छवि को जनता में धूमिल किया जाए ताकि वह अपनी शक्ति फिर से पा सके। हडसन, जो अब महल का मुख्य सुरक्षा अधिकारी है, इस षड्यंत्र की भनक पाते ही एलेनोर को बताता है। एलेनोर लॉर्ड वेस्टवुड की गतिविधियों की निगरानी शुरू करवाती है और कुछ ही दिनों में उसके मोबाइल और लैपटॉप से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होते हैं। उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहां वह स्वीकार करता है कि वह केवल महल की पुरानी प्रतिष्ठा बचाना चाहता था। उसे महल से निष्कासित कर दिया जाता है। इस घटना के बाद लियाम निर्णय करता है कि अब समय आ गया है जब महल को अधिक लोकतांत्रिक ढंग से संचालित किया जाए। वह एक रॉयल काउंसिल बनाता है जिसमें नागरिकों, सेना, शिक्षाविदों और युवा प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाता है। यह एक ऐतिहासिक कदम होता है और रॉयल्स के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत होता है। एक रहस्यमयी खत महल को प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि राजवंश की एक पुरानी सच्चाई अब सामने आएगी और यह सच्चाई इतनी गहरी है कि यह पूरे साम्राज्य की नींव को हिला सकती है। हेलेना उस खत को पढ़ते ही चौंक जाती है, क्योंकि वह खत एक पुराने नाम से हस्ताक्षरित होता है, अल्फ्रेड, जो साइमन के पिता के समय के सबसे विश्वास पात्र और राजों से भरे व्यक्ति थे। अब सवाल उठता है कि वह कौन सी सच्चाई है जो इतने वर्षों तक छिपी रही और यह कैसे रॉयल परिवार को प्रभावित करेगी। हेलेना के हाथ लगे रहस्यमयी खत ने पूरे महल को एक बार फिर बेचैनी से भर दिया। अल्फ्रेड का नाम सुनते ही पुराने समय की कई परतें खुलने लगती हैं। हेलेना जानती हैं कि अल्फ्रेड, जो कभी दिवंगत राजा साइमन के सबसे करीबी सहयोगी थे, अचानक गायब हो गए थे और उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी।
खत में साफ तौर पर लिखा था कि महल की एक बहुत बड़ी सच्चाई को छिपाया गया है और अब वह उजागर होगी। हेलेना इस खत को सबसे पहले एलेनोर और लियाम के सामने रखती है। वह बताती हैं कि अल्फ्रेड वह व्यक्ति था जिसे साइमन हर निर्णय से पहले सलाह देता था। उसका गायब होना उस समय संदेहास्पद था, लेकिन किसी ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। अब जब उसका नाम फिर से सामने आया है तो यह स्पष्ट है कि कोई पुरानी कहानी फिर से जीवित हो रही है। लियाम एक गुप्त खोजी दल का गठन करता है ताकि अल्फ्रेड के इतिहास, उसकी वंशावली और पुराने महल के दस्तावेजों की जांच की जा सके। यह दल कुछ पुराने पत्र, गुप्त डायरी और फोटो खोज निकालता है जिनसे पता चलता है कि अल्फ्रेड वास्तव में कुछ राज छिपाए हुए था। उनमें से एक पत्र में साइमन ने लिखा था कि अगर मैं कभी नहीं लौटा तो अल्फ्रेड वह करेगा जो जरूरी होगा। इस खोज के दौरान एक पुरानी सुरंग का भी पता चलता है जो महल के तहखाने से एक दूरस्थ चर्च तक जाती है। यह सुरंग दशकों से बंद पड़ी थी। उस चर्च में एक बूढ़ा पादरी रहता है जो कहता है कि वह अल्फ्रेड को जानता था और वह यहाँ कई वर्षों तक छिप कर रहा था। पादरी बताता है कि अल्फ्रेड ने अंतिम समय में एक बक्सा उसके पास छोड़ा था और कहा था कि वह तभी खोला जाए जब महल फिर से षड्यंत्रों से घिर जाए। बक्सा खोला जाता है और उसमें एक गुप्त दस्तावेज होता है जिसमें यह दर्ज है कि साइमन के शासनकाल के प्रारंभ में एक ऐसा समझौता हुआ था जिससे कुछ शक्तिशाली व्यापारिक घरानों को राजशाही की नीतियों पर नियंत्रण मिल गया था। यह समझौता गैर कानूनी था, लेकिन देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए किया गया था। इसका असर यह हुआ कि कई फैसले दरअसल राजघराने नहीं बल्कि व्यापारी ले रहे थे। लियाम और एलेनोर यह जानकर स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें अब समझ आता है कि क्यों कभी-कभी उनके निर्णयों पर बाहरी दबाव आता था। यह सच्चाई न केवल उनके पूर्वजों की छवि को प्रभावित करती है बल्कि वर्तमान व्यवस्था की नींव को भी हिला देती है। हेलेना स्वीकार करती हैं कि वह इस समझौते से अनभिज्ञ थीं और अब वह चाहती हैं कि यह सच्चाई देश के सामने लाई जाए। इस बीच व्यापारी घराने जो अब भी प्रभावशाली हैं, लियाम पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि वह इन दस्तावेजों को सार्वजनिक न करें। वे उसे धमकी तक देते हैं कि अगर यह सच्चाई उजागर हुई तो देश में आर्थिक उथल-पुथल मच सकती है। लियाम इस दुविधा में फंस जाता है कि क्या नैतिकता को प्राथमिकता दे या व्यावहारिकता को। एलेनोर उसे याद दिलाती है कि एक सच्चा शासक कभी डरकर निर्णय नहीं लेता। वह कहती है कि यदि लोग जानेंगे कि अतीत में क्या गलत हुआ तो वे भविष्य में उसे दोहराने से बचेंगे। हेलेना भी अंततः यह स्वीकार करती हैं कि अतीत की गलती को छिपाना एक और अपराध होगा। लियाम एक विशेष संवाददाता सम्मेलन बुलाता है जिसमें वह सार्वजनिक रूप से दस्तावेज दिखाता है, समझौते की जानकारी देता है और यह स्पष्ट करता है कि अब राजशाही पूरी तरह स्वतंत्र है और जनता के प्रति जवाबदेह भी। देश में इस घोषणा से हलचल मचती है, लेकिन अधिकांश लोग इसे एक साहसी कदम मानते हैं। लियाम की ईमानदारी और पारदर्शिता की तारीफ होती है। पादरी एक और पत्र लियाम को सौंपता है जिसमें अल्फ्रेड ने लिखा होता है, मेरे प्रिय, जब सच्चाई का समय आए तब तुम वह राजा बनोगे जिसकी यह धरती प्रतीक्षा कर रही थी। यह पत्र लियाम को एक नई प्रेरणा देता है और वह अब आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से अधिक तैयार हो जाता है। लियाम के साहसी निर्णय के बाद पूरे साम्राज्य में एक नई चेतना का संचार होता है। जनता अब रॉयल परिवार को केवल एक परंपरागत संस्था नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और जवाबदेह संस्था के रूप में देखने लगती है। लेकिन इसके साथ ही राजघराने के ऊपर निगरानी और अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। लियाम को महसूस होता है कि अब उसके हर निर्णय पर जनता की नजर है। राजशाही की छवि को और अधिक सशक्त करने के लिए वह रॉयल सुधार आयोग की स्थापना करता है। इस आयोग में पूर्व न्यायाधीशों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को सम्मिलित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि महल और जनता के बीच की दूरी को पाटना और ऐतिहासिक गलतियों से सीख लेकर भविष्य के लिए दिशा तय करना। हेलेना धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों से अलग होकर महल के अंदर एक सलाहकार की भूमिका में सीमित हो जाती हैं। वह अब अपने जीवन का अधिक समय आत्मचिंतन, धार्मिक सेवा और युवा राज परिवार के सदस्यों के मार्गदर्शन में बिताने लगती है। एलेनोर की संस्था, जिसे अब समानता फाउंडेशन कहा जाता है, पूरे देश में कार्यरत होती है और वह महिला अधिकार, बाल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रही होती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लियाम को जनता के मुद्दों से जुड़े पत्र आने लगते हैं।
वह इनमें से कई पत्रों को स्वयं पढ़ता है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों को अपनी जन संवाद परिषद के माध्यम से हल करने का निर्णय लेता है। यह कदम उसे लोगों के और करीब लाता है। उसका एक सिद्धांत बन जाता है, राजा वह नहीं जो ताज पहने, बल्कि वह जो हर आंसू और हर उम्मीद की कीमत समझे। इस बीच ओपेलिया अपने करियर में काफी आगे बढ़ चुकी होती है। वह अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करती है और विदेश नीति पर सलाह देने लगी है। लियाम और ओपेलिया के बीच प्रेम संबंध भी धीरे धीरे सार्वजनिक रूप से मजबूत होने लगता है। लोग अब यह कयास लगाने लगते हैं कि क्या जल्द ही महल में शाही विवाह की घोषणा होगी। राजवंश के इतिहास को पुनर्लेखित करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है। इसके तहत पुराने दस्तावेजों की पुनर्व्याख्या, सच्चाई का संकलन और भविष्य के लिए एक नई ऐतिहासिक धरोहर की रचना की जाती है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व एलेनोर करती हैं, किप्ताज सेलेस्योआ के परिणीति हैं, जो इस कार्य को भावनात्मक और ऐतिहासिक जिम्मेदारी मानती हैं। इसी बीच एक नई चुनौती सामने आती है। एक युवा कार्यकर्ता जिसका नाम आइडन है, एक आंदोलन शुरू करता है जिसमें वह यह मांग करता है कि राजशाही की भूमिका केवल सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक होनी चाहिए, राजनीतिक नहीं। आइडन का तर्क है कि लोकतंत्र को पूरी तरह से बिना राजशाही के विकसित होने दिया जाए। यह आंदोलन युवा वर्ग में तेजी से लोकप्रिय हो जाता है। लियाम, जो हमेशा संवाद और समावेश में विश्वास करता है, आइडन से मिलने का निर्णय करता है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है जिसमें लियाम स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य सत्ता में बने रहना नहीं बल्कि सेवा करना है। वह कहता है कि यदि कभी जनता चाहती है कि राजशाही केवल सांस्कृतिक रूप ले तो वह उसका सम्मान करेगा। यह बयान देश में गूंजता है और एक नई चर्चा को जन्म देता है। आइडन लियाम के विचारों और विनम्रता से प्रभावित होता है, लेकिन आंदोलन जारी रखने की बात करता है। वह कहता है कि यह जरूरी है कि हर संस्था पर सवाल उठें ताकि वह बेहतर हो सके। लियाम इस बात से सहमत होता है और एक साझा मंच बनाने की घोषणा करता है जिसमें आंदोलनकारियों और महल के प्रतिनिधियों के बीच खुले विचार विमर्श होंगे। महल के अंदरूनी गलियारों में कुछ लोग इस बढ़ते आंदोलन से असहज हो जाते हैं। वे लियाम को सलाह देते हैं कि वह सख्त रवैया अपनाए, लेकिन लियाम उनका विरोध करता है। वह कहता है कि सच्चा नेतृत्व कभी डर से नहीं, विश्वास से चलता है। यह कथन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया आदर्श बन जाता है। रॉबर्ट, जो विदेश में निर्वासित जीवन बिता रहा होता है, एक पुस्तक लिखता है जिसमें वह अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। वह अपने निर्णयों की आलोचना करता है और लियाम की नेतृत्व शैली की तारीफ करता है। पुस्तक का नाम होता है खैहा खयम, एक खोया हुआ उत्तराधिकारी। यह पुस्तक देश और विदेश में चर्चित होती है और रॉबर्ट की छवि को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देती है। एलेनोर को एक रहस्यमयी पत्र मिलता है जिसमें कहा गया होता है कि उसकी मां के अतीत से जुड़ा एक गहरा रहस्य अभी भी उजागर नहीं हुआ है। पत्र में संकेत होता है कि साइमन के शासनकाल में कोई ऐसा निर्णय हुआ था जो पूरी तरह से गुप्त रखा गया था और जिससे केवल 3 लोग अवगत थे, साइमन, एल्फ्रेड और हेलेना। एलेनोर इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा में अब हेलेना से सीधे प्रश्न करने का निर्णय लेती है। हेलेना अपनी पहले तो टालती हैं, लेकिन जब एलेनोर अपने इरादे में अडिग रहती है तो वह उसे एक पुराने संदूक की चाबी सौंपती है। वह कहती हैं कि इसमें वह दस्तावेज है जिसे पढ़ने के बाद तुम्हें यह तय करना होगा कि वह सच्चाई दुनिया के सामने लानी है या नहीं। एलेनोर वह दस्तावेज पढ़ती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह सच्चाई न केवल उसके अस्तित्व को बल्कि पूरे राजवंश की पहचान को चुनौती देती है। एलेनोर महल के पुस्तकालय में अकेली बैठी होती है और वह सोचती है कि क्या एक सच्चाई को उजागर करना हमेशा सही होता है या कभी-कभी चुप रहना अधिक जिम्मेदार निर्णय होता है। उसकी उंगलियां दस्तावेज पर ठिठकी होती हैं, लेकिन उसकी आंखें भविष्य को देख रही होती हैं। दस्तावेज की सच्चाई ने एलेनोर की सोच को झकझोर दिया था। उस दस्तावेज में लिखा था कि एलेनोर की मां क्वीन सेरेना हन वास्तव में एक सामान्य परिवार से नहीं थी, बल्कि एक क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी महिला थी जिन्हें राजा साइमन ने गुप्त रूप से संरक्षण दिया था। वह आंदोलन जो कभी राजशाही के खिलाफ था, धीरे धीरे हिंसात्मक हो गया था। सेरेना ने जब यह देखा कि आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक रहा है, तो उन्होंने स्वयं राजा से संपर्क किया और समर्थन मांगा ताकि देश में शांतिपूर्ण परिवर्तन लाया जा सके। राजा साइमन और सेरेना के बीच संबंध केवल राजनीतिक नहीं
लुसावनी और शहादत बल्कि निजी भी हो गए। वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन सेरेना का अतीत एक ऐसा राज था जिसे उजागर नहीं किया जा सकता था। इसीलिए एलेनोर का जन्म भी एक रहस्य बना रहा और उसके वैध उत्तराधिकारी होने को लेकर हमेशा एक पर्दा बना रहा। यह दस्तावेज इस सच्चाई को प्रमाणित करता था कि एलेनोर शाही रक्त की संतान है, लेकिन उसकी मां का अतीत राजघराने की परंपरा के अनुकूल नहीं था। एलेनोर को समझ में आता है कि उसका समूचा अस्तित्व सवालों से घिरा हुआ है। वह यह तय नहीं कर पाती कि इस सच को स्वीकार करना चाहिए या अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए इसे छिपा लेना चाहिए। उसकी आत्मा में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। वह लियाम से बात करती है लेकिन बिना पूरी सच्चाई बताए। लियाम उसकी उलझन समझ जाता है, लेकिन वह भी उसे अपने निर्णय में स्वतंत्र छोड़ता है। इस बीच आइडन का आंदोलन और अधिक व्यापक हो चुका होता है। उसके समर्थक अब देश के कई शहरों में प्रदर्शन करने लगते हैं। मुख्य मुद्दा अब राजशाही नहीं, बल्कि सत्ता की पारदर्शिता और जवाबदेही बन जाता है। वह कहता है कि यदि कोई संस्था, चाहे वह राजशाही हो या लोकतंत्र, जवाबदेह नहीं है तो वह जनविरोध का विषय है। लियाम इस आंदोलन से डरने के बजाय उससे समझने का प्रयास करता है। वह फिर से आइडन को देह नहीं है तो वह जनविरोध का विषय है। लियाम इस आंदोलन से डरने के बजाय उससे समझने का प्रयास करता है। वह फिर से आइडन को महल में आमंत्रित करता है, इस बार सार्वजनिक संवाद के लिए। यह संवाद देश भर में प्रसारित होता है और दोनों के बीच हुए वार्तालाप को जनता अत्यंत सराहती है। आइडन और लियाम दोनों सहमत होते हैं कि शांति, शिक्षा और पारदर्शिता ही राष्ट्र की सच्ची नींव है। इस संवाद के बाद आंदोलन धीमा नहीं होता, बल्कि उसकी दिशा बदल जाती है। अब यह आंदोलन नवीन भारत के नाम से जाना जाने लगता है, जिसमें शाही परिवार के सदस्य भी सहभागी होते हैं। एलेनोर, जो अभी तक मौन थी, पहली बार एक सार्वजनिक मंच से भाषण देती है और अपने विचारों को साझा करती है। वह यह नहीं बताती कि उसके हाथ में क्या सच्चाई है, लेकिन वह यह जरूर कहती है कि सच्चाई और न्याय कभी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकते। वे राष्ट्र की धरोहर होते हैं। राजमहल में इन परिवर्तनों के बीच एक और समस्या उभरती है। पुराने व्यापारी घराने, जो पहले ही लियाम से नाराज थे, अब राजनीतिक सत्ता पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए एक गुप्त गठबंधन बनाते हैं। वे चाहते हैं कि महल फिर से उनके समर्थन के बिना कोई निर्णय न ले। इसके लिए वे कई पुराने राजनीतिक दलों और मीडिया संस्थानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। लियाम इन गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर लेता है और अपने विश्वास पात्र सलाहकारों के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार करता है। वह तय करता है कि हर निर्णय को अब सार्वजनिक समीक्षा के लिए रखा जाएगा और सभी बड़े प्रस्तावों की जानकारी पहले जननीति मंच पर प्रस्तुत की जाएगी। यह मंच जनता और शाही प्रतिनिधियों का संयुक्त मंच होता है, जिसमें पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के बीच ओपेलिया और लियाम के विवाह की घोषणा होती है। यह विवाह केवल एक व्यक्तिगत बंधन नहीं, बल्कि दो दृष्टिकोणों, राजनीतिक सेवा और जनसंवाद की एकता का प्रतीक बन जाता है। विवाह समारोह देश में एक नए उत्साह का प्रतीक बनता है, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय की भागीदारी होती है। हेलेना, जो अब अत्यधिक वृद्ध हो चुकी होती हैं, इस विवाह को देखकर भावुक हो जाती हैं। वह जानती हैं कि यह राजवंश का नया अध्याय है, एक ऐसा अध्याय जिसमें परंपरा, परिवर्तन और उत्तरदायित्व तीनों एक साथ चलते हैं। एलेनोर वह दस्तावेज एक विशेष कोठरी में बंद कर देती है। वह तय करती है कि वह सच्चाई कभी साझा करेगी, लेकिन तब जब लोग इसे समझने और स्वीकारने के लिए तैयार होंगे। वह लिखती है, हर सच्चाई को उजागर करने का समय होता है और कभी-कभी इंतजार ही सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। एलेनोर की वह पंक्ति, हर सच्चाई को उजागर करने का समय होता है और कभी-कभी इंतजार ही सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है, पूरे राज्य में उद्धृत होने लगती है। यह विचार उस नई सोच का प्रतिनिधित्व करता है जो अब पूरे साम्राज्य में आकार ले रही है। लियाम और ओपेलिया का विवाह एक ऐतिहासिक आयोजन बन जाता है। परंपरा और आधुनिकता का ऐसा सम्मिलन इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इस विवाह के बाद शाही जोड़े का पहला सार्वजनिक कार्य होता है। देश भर में बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा मिशन की शुरुआत। यह मिशन केवल स्कूल खोलने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कठोर कार्यप्रणाली अपनाई जाती है।
एलेनोर अब एक दार्शनिक और जननेता की भूमिका में आ चुकी होती है। वह देश भर में यात्राएं करती है और महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाती है। उसका उद्देश्य है एक ऐसे राष्ट्र की रचना करना जहां हर व्यक्ति अपने विचार और अस्तित्व के लिए स्वतंत्र हो। वह एक पुस्तक भी लिखती है जिसका शीर्षक होता है संवेदनशील सत्ता। यह पुस्तक शिक्षण संस्थानों और विचारकों के बीच व्यापक रूप से चर्चित होती है। आइडेन का आंदोलन अब एक सामाजिक संगठन में परिवर्तित हो चुका होता है। वह राजनीति से दूर रहकर नीतिगत बदलावों और सामाजिक सुधारों पर काम करता है। वह और लियाम साथ में एक कार्यक्रम आरंभ करते हैं जिसका नाम होता है संवाद सत्र, जहां देश भर के युवा नेताओं को एक मंच पर लाया जाता है और उन्हें नीति निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। राजमहल के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि शाही परिवार सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। यह पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाता है और जनता में विश्वास और अधिक गहरा हो जाता है। इस बीच एक नई अंतर्राष्ट्रीय चुनौती सामने आती है। पड़ोसी राष्ट्र में अस्थिरता और सत्ता संघर्ष के कारण वहां से हजारों शरणार्थी देश की सीमाओं की ओर आने लगते हैं। यह एक मानवीय और कूटनीतिक संकट उत्पन्न करता है। लियाम एक आपातकालीन सभा बुलाते हैं और सभी दलों, संगठनों और धार्मिक नेताओं को एक मंच पर लाकर यह संदेश देते हैं कि मानवता की रक्षा ही सर्वोच्च कर्तव्य है। राज्य न केवल शरणार्थियों को शरण देता है बल्कि उनके पुनर्वास, शिक्षा और रोजगार के लिए भी योजनाएं बनाता है। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना होती है। इस दौरान ओपेलिया संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं और यह दर्शाती हैं कि करुणा और न्याय किसी एक सीमा तक सीमित नहीं होते। राजघराने की भूमिका अब केवल एक प्रतीकात्मक संस्था की नहीं रह जाती, बल्कि वह एक सक्रिय, उत्तरदायी और संवेदनशील संस्था के रूप में उभरती है। लियाम यह घोषणा करते हैं कि भविष्य से शाही उपाधियां केवल सेवा कार्यों से जुड़ी होंगी, न कि जन्म से। वह एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी नागरिक जो समाज के लिए विशेष योगदान देता है उसे जन सेवा सम्मान के रूप में शाही प्रतिष्ठा दी जाएगी। रॉबर्ट, जो अब गुमनाम जीवन बिता रहा होता है, एक वृद्धाश्रम में स्वेच्छा से सेवा करना शुरू कर देता है। उसकी आत्मा में शांति लौट आती है जब वह देखता है कि उसका बेटा वह सब कुछ बन गया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हेलेना अपने अंतिम दिनों में महल के बगीचे में समय बिताती हैं और एक डायरी लिखती हैं जिसमें वह अपने जीवन की सच्चाइयों, पछतावों और आशाओं को लिपिबद्ध करती हैं। उसकी अंतिम पंक्ति होती है, सत्ता क्षणिक होती है पर सेवा शाश्वत। रॉबर्ट, जो अब गुमनाम जीवन बिता रहा होता है, एक वृद्धाश्रम में स्वेच्छा से सेवा करना शुरू कर देता है। उसकी आत्मा में शांति लौट आती है जब वह देखता है कि उसका बेटा वह सब कुछ बन गया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हेलेना अपने अंतिम दिनों में महल के बगीचे में समय बिताती हैं और एक डायरी लिखती हैं जिसमें वह अपने जीवन की सच्चाइयों, पछतावों और आशाओं को लिपिबद्ध करती हैं। उसकी अंतिम पंक्ति होती है, सत्ता क्षणिक होती है पर सेवा शाश्वत। एलेनोर अंततः उस दस्तावेज को एक संग्रहालय को सौंपती हैं, यह कहकर कि यह इतिहास का हिस्सा है और इतिहास को कभी दबाना नहीं चाहिए। संग्रहालय में वह दस्तावेज एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है और उसका अध्ययन शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को यह जानने में मदद मिलती है कि सच्चाई के अनेक आयाम होते हैं। कहानी के अंत में महल एक बार फिर जनता के लिए खोला जाता है, इस बार केवल दर्शन के लिए नहीं, बुदिल के निशी वाय तेरी अंश, बल्कि संवाद, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए। शाही परिवार अब जन परिवार के रूप में जाना जाने लगता है। द रॉयल्स की यह यात्रा केवल एक राजघराने की गाथा नहीं थी, यह उस परिवर्तन की कथा थी जिसमें सत्ता ने सेवा का रूप लिया और उत्तराधिकार ने उत्तरदायित्व को अपनाया। यह उस सत्य की स्थापना थी कि कोई भी संस्था तब तक प्रासंगिक है जब तक वह जनता की भावना को समझे और उसमें भागीदार बने। लियाम और ओपेलिया के विवाह और शासन में पारदर्शिता की नींव रखने के बाद अब राज्य की नई पीढ़ी सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ रही थी।
यह युग केवल सत्ता या राजनीति का नहीं था, बल्कि नैतिक नेतृत्व और मानवीय मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा का था। राज्य के विश्वविद्यालयों में विचारों का पुनरुत्थान हो रहा था। शिक्षा अब केवल ज्ञान का साधन नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा देने का औजार बन चुकी थी। एलेनोर जिसने हमेशा परछाइयों में रहकर काम किया, अब प्रकाश में आ चुकी थी। उसने महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र विचार मंच की स्थापना की, जहां वे न केवल सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती थीं, बल्कि राजनीतिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी भी करती थीं। उसका यह विश्वास था कि जब तक समाज की आधी आबादी निर्णय प्रक्रिया में नहीं जुड़ेगी, तब तक कोई भी परिवर्तन टिकाऊ नहीं हो सकता। ओपेलिया ने स्मार्ट विलेज मिशन शुरू किया, जिसमें तकनीक और ग्राम्य जीवन के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा था। यह मिशन इतनी तेजी से फैलता गया कि पड़ोसी देशों से भी प्रतिनिधि अध्ययन के लिए आने लगे। लियाम ने इसे समावेशी विकास का उदाहरण बताया और इसका विस्तार पूरे राष्ट्र में किया। राज्य में युवाओं की भूमिका भी तेजी से बदल रही थी। पारंपरिक नौकरियों से हटकर अब युवा सामाजिक उद्यमिता, स्टार्टअप्स और नीति विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में उतर रहे थे। जन नीति मंच की सफलता के बाद युवा नीति संगम नामक एक और संगठन की नींव रखी गई, जहां युवाओं को सीधे नीति निर्माताओं से संवाद करने का अवसर दिया गया। इस मंच पर युवाओं की सलाह को अब शाही घोषणाओं और विधायकों के निर्णयों में स्थान मिलने लगा था। राजनीतिक दल अब केवल चुनावी जीत की रणनीतियों में नहीं उलझे थे, बल्कि अपनी विचारधारा और कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाकर जनता के सामने रखने लगे थे। भ्रष्टाचार, जो कभी देश के हर स्तर पर व्याप्त था, अब एक अपवाद बनता जा रहा था। हर मंत्री और प्रशासक को अब नियमित जन समीक्षा से गुजरना होता था। यह बदलाव केवल कानून से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण से आया था। महिलाओं की भागीदारी न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य में, बल्कि रक्षा और विज्ञान में भी देखने को मिल रही थी। रॉयल डिफेंस एकेडमी में पहली बार महिला कैडेटों का बैच सर्वोच्च स्थानों पर चयनित हुआ। यह घटना एलेनोर के जीवन का एक गौरवशाली क्षण थी, जिसने उसे अपने निर्णयों पर और अधिक विश्वास दिलाया। हर मंत्री और प्रशासक को अब नियमित जन समीक्षा से गुजरना होता था। यह बदलाव केवल कानून से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण से आया था। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले जो देश केवल एक पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता था, अब वह नवाचार, लोकतंत्र और मानवीय नेतृत्व का आदर्श बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र ने लियाम को ग्लोबल पीस एंड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया। यह सम्मान केवल व्यक्ति को नहीं, उस व्यवस्था को मिला था जो संवेदनशीलता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित थी। एलेनोर की किताब संवेदनशील सत्ता अब कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी थी। उसमें लिखे विचार जैसे सत्ता जब सेवा बन जाए, तभी उसका अधिकार सच्चा होता है, अब राष्ट्र के कोटि कोटि युवाओं की प्रेरणा बन चुके थे। इस बीच एक अप्रत्याशित पत्र आता है, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने लंबे समय तक देश छोड़ दिया था। राजा साइमन के बड़े भाई का बेटा थॉमस, जो कभी सिंहासन के उत्तराधिकारी की दौड़ में था, वह विदेश में राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर बन चुका होता है और अब राज्य के वर्तमान परिवर्तनों से प्रेरित होकर लौटने की इच्छा जताता है। यह समाचार सबको चौंकाता है, लेकिन लियाम उसका स्वागत करता है। ओपेलिया ने स्मार्ट विलेज मिशन शुरू किया, जिसमें तकनीक और ग्राम्य जीवन के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा था। यह मिशन इतनी तेजी से फैलता गया कि पड़ोसी देशों से भी प्रतिनिधि अध्ययन के लिए आने लगे। लियाम ने इसे समावेशी विकास का उदाहरण बताया और इसका विस्तार पूरे राष्ट्र में किया। राज्य में युवाओं की भूमिका भी तेजी से बदल रही थी। पारंपरिक नौकरियों से हटकर अब युवा सामाजिक उद्यमिता, थॉमस अपने अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और शोध के माध्यम से राज्य में सुधारों की एक और लहर लाता है। वह शाही परिवार का सदस्य होने के बावजूद स्वयं को नागरिक शिक्षक कहलाना पसंद करता है। उसकी पहल पर कई पाठ्यक्रमों में नागरिक अधिकार, संवैधानिक अध्ययन और नेतृत्व प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है। थॉमस और एलेनोर के बीच वैचारिक मित्रता बनती है। दोनों मिलकर संविधान संवाद यात्रा आरंभ करते हैं, जिसमें वे विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में जाकर लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी देते हैं। यह यात्रा एक सांस्कृतिक आंदोलन बन जाती है। राज्य अब धीरे धीरे एक जनतांत्रिक राजतंत्र की ओर बढ़ रहा था, जहां शाही परिवार की भूमिका प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि प्रेरणात्मक और सेवा आधारित थी।
अब कोई भी निर्णय शाही दरबार में एकतरफा नहीं लिया जाता था, बल्कि हर नीति में जन भागीदारी, संवाद और समीक्षा अनिवार्य बन गई थी। एलेनोर एक पत्र लिखती है। यह पत्र वह आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ती है, जिसमें वह कहती है, हमने वह यात्रा शुरू की है जिसमें हम केवल शासक नहीं, सेवक हैं, केवल नाम नहीं, उत्तरदायित्व हैं। और जब जब सत्ता प्रश्नों से बचेगी, वह पतन की ओर जाएगी। इसलिए प्रश्न पूछो, संवाद करो और निर्माण करो, एक ऐसा राष्ट्र जो सत्ता से नहीं, सेवा से पहचाना जाए।